लास्ट क्लास में वी आर टॉकिंग अबाउट लियोफिलिक और लियोफोबिक सब्सटेंस, और लियोफिलिक और लियोफोबिक के लिए कुछ टर्म्स मैंने उनका डिफरेंस बताया था। तो उन्हीं डिफरेंस को मैं आगे बढ़ाता हुआ बस कुछ टर्म्स को मैं बोलूंगा, तो ध्यान से उसको सुन लेना और आप लोग उन पॉइंट्स को अपने उन्हीं पॉइंट्स में जोड़ देना जो लास्ट क्लास तक आपने लिखे थे। याद रखना है कि लियोफिलिक जो सब्सटेंस है, लियोफिलिक, वो उनकी स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो लियोफिलिक सब्सटेंस क्योंकि इजीली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा स्टेबल है। लियोफोबिक जो है वो ऑलरेडी ये चाहते हैं कि भाई उनका प्रिपरेशन ही ना हो पाए, अगर वो होगा तो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे कंपैरेटिवली। एक और बात आप याद रख सकते हो कि पार्टिकल्स के ऊपर, लियोफिलिक के पार्टिकल्स के ऊपर बहुत छोटा चार्ज पाया जाता है, और बहुत छोटा मतलब बहुत ही ज्यादा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नेचर का। इवन जो चार्ज इनके पार्टिकल्स के पास पाया जाता है वो पाया जाता है उस मीडियम की वजह से कि भाई ये एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम है, उसकी वजह से उनके ऊपर थोड़ा बहुत चार्ज पाया जा सकता है। बट जो लियोफोबिक होते हैं उनके पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चार्ज पाया जा सकता है, और उसी चार्ज के होने की वजह से वो किसी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं पार्टिकल लियोफोबिक के, नॉट लियोफिलिक के। आप विस्कोसिटी याद रख सकते हो कि विस्कोसिटी लियोफिलिक की ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू लियोफोबिक। और आप ये भी याद रख सकते हो कि जो सॉल्वेशन होता है वो ज्यादा होता है लियोफिलिक का। विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी जो है वो लियोफोबिक की ज्यादा होती है। अंडर माइक्रोस्कोप हम लोग लियोफोबिक को देख सकते हैं, लियोफिलिक को नहीं देख सकते हैं। टिंडल इफेक्ट की बात की जाए तो टिंडल इफेक्ट में ये जो है हमारे पास कम डिफ्लेक्ट होते हैं, लियोफिलिक लियोफोबिक ज्यादा हो जाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जाए तो इनके लिए हमको एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है एक्टिवेशन एनर्जी का, और यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रोलाइट का, नॉट एक्टिवेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइट का हमको ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है लियोफिलिक के लिए। लियोफोबिक के लिए स्मॉल अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें लियोफिलिक के एग्जांपल में आप स्टार्च, गम्स, प्रोटीन, जेलेटिन, ये सब लियोफिलिक में याद रख सकते हो, और लियोफोबिक में आप याद रख सकते हो मेटल सोल्स, सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स, ये सब याद रख सकते हो। अब हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशंस का दो और बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एक तो पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल। तो पॉजिटिव सोल ये मतलब जिनके पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाए वो पॉजिटिव सोल्स कहलाएंगे, और अगर दूसरा चार्ज हमारे पास एक और होगा नेगेटिव तो वो नेगेटिव सोल्स कहलाएंगे। तो इसमें आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल्स ही याद रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव के। तो यहाँ हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो पहला जो आप कह सकते हो फर्स्ट, दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सोल, अभी जितनी बातें मैंने बोली हैं वो सारी आप लोगों को, मैंने यहाँ कुछ लोग जो स्किप कर रहे हैं ध्यान से सुनो बेटा, कि आप लोग अभी जितना मैंने बोले हैं पॉइंट सारे ऐड कर लेना लियोफिलिक और लियोफोबिक के डिफरेंस में। अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव सोल्स, यहाँ डेफिनेशन लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिनके पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाए उनको पॉजिटिव सोल्स कहेंगे। इसमें कुछ आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि इसमें पॉजिटिव सोल्स के एग्जांपल हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, या हमारे पास मेटल के हाइड्रोक्साइड है, तो वो सारे इसके एग्जाम्पल दे सकते हो। तो मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है वो पॉजिटिव वाले एग्जाम्पल्स हैं, लाइक टिन ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास आयरन ऑक्साइड। तो ये सब आप एग्जांपल दे सकते हो। बेसिक डाई वगैरह जो होती है वो भी हमारे पास पॉजिटिव वाला ही एग्जांपल है, बेसिक डाइज, या आप मिथाइलिन ब्लू भी कह सकते हो, मिथाइलिन ब्लू। तो ये सारे एग्जांपल है, मिथाइलिन ब्लू, ऑल आर दी एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव सोल्स। अब मैं इसमें आपको सेकंड बताऊं, दैट इज नेगेटिव सोल्स। तो नेगेटिव सोल्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। नेगेटिव सोल्स बेसिकली आर दोस्त जो जिनके पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाए उनको हम लोग नेगेटिव सोल्स कहते हैं। इसमें आप एग्जांपल में कह सकते हो कि इट इज सिल्वर, चाहे गोल्ड हो चाहे प्लेटेनियम हो, ये सारे आप एग्जांपल, मतलब मेटल के जो सोल होते हैं
वो नेगेटिव नेचर के सोल बनते हैं। एसिडिक डाई वगैरह होती है, जैसे कि हमारे पास कॉन्गो रेड, ये डाइज हैं। इओसिन भी एक डाई होती है, ये सब आप एग्जांपल दे सकते हो। सल्फाइड सोल्स भी आप कह सकते हो, ये सब मेटल सोल्स हैं। दीज आर मेटल सोल्स, दीज आर मेटल सोल, और ये एग्जांपल है नेगेटिव के, तो मेटल सोल हो गए। और आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो सल्फाइड सोल, यानी कि जो सल्फाइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड, सल्फाइड सोल। और आप कह सकते हो नेचुरल सोल लाइक ब्लड, क्ले, ये आप सारे ब्लड कह सकते हो आप, या क्ले कह सकते हो। ये सब हमारे पास जो है ऐसे, इनके पास ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं इनके कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर। ये मेटल का जब आप सोल बनाओ, या आप किसी सल्फाइड सोल बनाओ, या ब्लड, क्ले, ये जितने भी एग्जांपल, ये डस्ट पार्टिकल हो गए, या लैटिक्स रबर हो गया, और स्टार्च हो गया हमारे पास, और स्मोक हो गया, गम हो गया। तो दीज आर दी एग्जांपल्स जो नेगेटिव सोल्स के हैं। तो ये आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव सोल्स ये दोनों ही याद रखना है। अब एक और हम लोग बात करें यहाँ पर, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज क्लासिफिकेशन था, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पॉजिटिव सोल्स और नेगेटिव सोल्स। अगर मैं इसी में क्लासिफिकेशन करूं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज की मैं बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, तो बेटा यहाँ जो साइज है उसमें दो कैटेगरी बनती हैं। एक हमारे पास बनती है मल्टी मॉलिक्यूलर, और एक बनती है मैक्रो मॉलिक्यूलर। तो इसमें आपको पहला जो हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, मल्टी मॉलिक्यूलर क्या होते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर, अब मल्टी मॉलिक्यूलर जो है, ये इनमें पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर, लगभग इतना डायमीटर में बात कर रहा हूँ। पार्टिकल का जो डायमीटर होगा, पार्टिकल तो बहुत छोटा सा एक डॉट होता है, अगर आप इसको जूम इन करके देखो तो ऐसे एक पार्टिकल, तो इसका जो डायमीटर होगा वो डायमीटर 10⁻, ये पूरा कंप्लीट डायमीटर, ये 10⁻⁹ मीटर से छोटा, या 1 नैनोमीटर से भी छोटा, 1 nm लिखना था, 1 नैनोमीटर से छोटा। इतना छोटे साइज का जो पार्टिकल होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन का, तो उसको अपन बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर। तो आप इसमें ये कह सकते हो कि बेसिकली मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइडल्स आर दोज कोलॉइडल्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइडल्स, कोलॉइड्स ये वर्ड इसके लिए यूज कर दे रहा मैं, कोलॉइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, ये डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे, या आपसे साइज के बारे में बात की जा सकती है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स आर बेसिकली दोज कोलॉइडल जिसमें जो एटम्स एग्रीगेट होते हैं, उनका जो साइज होता है वो उनके मतलब एटम्स जो एग्रीगेट होकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उस मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होता है वो लेस देन 10⁻⁹ मीटर और 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो आपको ये याद रखना है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स, या डायरेक्टली मैं इसमें कहूंगा कि पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेशन और एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है जुड़ना, एग्रीगेट ऑफ एटम्स, ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब क्या हुआ कि एटम्स आपस में जुड़े और इस तरह का मॉलिक्यूल बना लिया विथ डायमीटर, विथ डायमीटर, विथ डायमीटर लेस देन, विथ डायमीटर लेस देन 10⁻⁹ मीटर, विथ डायमीटर लेस देन 10⁻⁹ मीटर, और 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो एग्रीगेट जो हो रहे हैं, ये 10⁻⁹ मीटर और 1 नैनोमीटर से इससे छोटे रहेंगे। इसके आप एग्जाम्पल में कह सकते हो कि सल्फर का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, सल्फर का आपने सॉल्यूशन बनाया है जिसमें H2 पार्टिकल बन गए, और H2 पार्टिकल का जो पार्टिकल का जो डायमीटर था वो बहुत छोटा, यानी 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा, या 1 नैनोमीटर से भी छोटा था, तो वो अपने पास मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड हो गया। इसके अलावा हम लोग इसी में
पार्टिकल साइज के बेसिस पे एक दूसरा भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर। मैक्रोमोलिकुलर बेसिकली वो होते हैं जिसमें पार्टिकल्स का साइज जो है वो लार्ज होगा। अब लार्ज इन द सेंस जिसको आप इजीली माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिकुलर, जिनके पार्टिकल्स का साइज हैवी हो। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। नेक्स्ट पेज पे मैं मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स के बारे में बताता हूँ। डन सर। सेकेंड इज, इसी का सेकेंड कैटेगरी है, सेकेंड कैटेगरी जो है वो है मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड आर बेसिकली दीज कोलॉइड्स जिनके पार्टिकल जो साइज हैं वो लार्ज हैं, मतलब कि मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल है उनकी बात हो रही है, उनका डायमीटर जो है वो काफी ज्यादा होता है। और ये जनरली पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, जहां पर काफी सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे, उसको अपन बोलते हैं पॉलीमर्स। तो मैक्रोमोलिकुलर्स के लिए आप ये कह सकते हो कि कोलॉइड्स, एक सेकेंड, कोलॉइड्स, कोलॉइड्स या कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल themselves, themselves, themselves are large molecule, are large molecule। लार्ज मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि इसमें ना लगभग 1000 से लेकर के 1000 से लेकर के 1 मिलियन तक आपस में एग्रीगेशन हो जाता है एटम्स का, तब वो इतने बड़े लेवल के मॉलिक्यूल्स को बना लेते हैं जिसको आप इजीली देख सकते हो। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल जैसे सिंथेटिक रबर हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ये सब इसके एग्जांपल है मैक्रो मॉलिक्यूल्स के। तो इसमें आपको याद रखना है, बस इतनी सी बात याद रखना है, जो एग्जांपल बोले अगर आपको कंसीडर करना हो तो सिंथेटिक रबर, नायलॉन, पॉलीथिलीन और पॉलीस्टाइरीन, डेक्रॉन, ये सब आप एग्जांपल में मेंशन कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज, इसी में थर्ड कैटेगरी होती है, मैक्रोमोलिक्यूल हो गया, मल्टी मॉलिकुलर हो गया, एक थर्ड कैटेगरी होती है जिसको मिसेल्स भी बोला जाता है, और इसको एसोसिएटेड कोलॉइड्स के नाम से जाना जाता है। एसोसिएटेड कोलॉइड्स, एसोसिएटेड कोलॉइड्स, और इसको मिसेल्स के नाम से भी जाना जाता है, मिसेल्स। अब इसमें समझो कि क्या है ये मिसेल्स और एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो ये कुछ ऐसे कोलॉइड्स है जो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क कर सकते हैं जब इनका कंसंट्रेशन लो हो, बट अगर इनका कंसंट्रेशन हाई कर दिया जाए तो ये एग्रीगेट होकर के एक बड़ा साइज का मॉलिक्यूल, एग्रीगेशन करके एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल बना लेते हैं जिसको मिसेल कहा जाता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सोप। सोप जो है वो मिसेल का फॉर्मेशन कर लेता है, बट जब कंसंट्रेशन हाई हो। तो याद रखना कि मतलब ये जो है एसोसिएटेड कोलॉइड्स जो है, ये ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर के लो कंसंट्रेशन पे एज अ इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क कर गए, बट जैसे ही आपने कंसंट्रेशन हाई किया तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट या एसोसिएट हो गए और इन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया जिसको मिसेल कहा गया। तो इसमें आप इतना लिख सकते हो कि एट लो कंसंट्रेशन, at low concentration behaves like, behaves like, at low concentration behaves like uh, electrolyte, electrolyte, but at high concentration, but at high
concentration behaves like but at high concentration particles are aggregated. ये देख सकते हो आप, particles are aggregated मतलब कि जुड़ गए। आप इसको एग्रीगेशन का मतलब होता है जुड़ना, तो एसोसिएटेड भी आप लिख सकते हो, एसोसिएटेड या एग्रीगेटेड पार्टिकल्स जुड़ गए, ठीक है। कॉल्ड मिसेल, इसी को हम लोग मिसेल कह सकते हैं। और आप इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो बेस्ट एग्जाम्पल इज सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल यही लिख दूं सोप का, तो जो हमारे पास सोप होता है RCOONA, या Na के प्लेस पे Mg भी आप यूज कर सकते हो। R जो है वो 15 से लेकर के लगभग 17 कार्बन के बीच की चेन होगी, ये एक लॉन्ग चेन होती है। और मिसेल का फॉर्मेशन हमारे पास, मतलब पूरा जो मिसेल है ये पूरा कैसे बनता है और इसका क्या मैकेनिज्म होता है। ये मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो जब भी हम लोग सोप को वाटर में डालते हैं तो यहाँ जो है वो दो तरह के एंड होते हैं इस चेन के अंदर। अब मैं जैसे 15 से बात करूं, जैसे यहाँ पर मैं एक चेन बना दूं ऐसे 15 कार्बन की, 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और साथ में यहाँ पर मैं लिख दूं COONA। तो अब ये जो पार्ट है, ये COONA जो है ये ब्रेक होकर के इसको सोडियम प्लस और इसको COO नेगेटिव में ब्रेक कर देता है। और जब ये ब्रेक होता है तो इसके अंदर एक पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक और एक पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक की तरह वर्क करने लगता है। इसमें से ये जो लॉन्ग चेन होती है, ये सारी की सारी ये लॉन्ग चेन जो है वो अपने आप को कलेक्ट कर लेती है किसी पर्टिकुलर डर्ट पे। जब आप सोप को वाटर में डालते हो और उसमें कुछ कपड़ा कपड़ा आप डाल देते हो कोई डिटर्जेंट को, तो यहाँ ये जो लॉन्ग चेन है, ये लॉन्ग चेन जो है वो हाइड्रोफोबिक यानी पानी से दूर भागती है। बट ये सारी की सारी लॉन्ग चेन जो है ये अपने आप को कलेक्ट करेगी किसी डर्ट पर। बेसिकली ये जो मिसेल का फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या होता है कि ये कोई एक पार्टिकल है, कोई डर्ट पार्टिकल है, तो ये डर्ट पार्टिकल को ये इस तरह से, ये जो चेन होती है कुछ इस तरीके से ये घेर लेती है। जब इसने अपने आप को ऐसे कलेक्ट कर लिया, इसी को ही हम लोग मिसेल बोलते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये यही हमारे पास, ये ध्यान रखना, ये कार्बन की ही चेन है। ये जो चेन है इट इज कार्बन चेन। तो यहाँ ये मिसेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये मिसेल फॉर्म हो रही है। यहाँ पर मिसेल का मतलब क्या है कि बहुत सारी चेन्स थी और वो जो है आपने कंसंट्रेशन चेंज किया तो ये सब के सब जा करके एग्रीगेट कर गए किसी एक जगह पर, और इसी एग्रीगेशन को हम लोग बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। तो मिसेल फॉर्मेशन मतलब ये सोप का एक मैकेनिज्म भी होता है कि डर्ट वाले पार्ट को हाइड्रोफोबिक पार्ट पकड़ लेता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो वाटर के साथ कलेक्ट हो जाता है। और जब वाटर को बार बार उस डर्ट के पास डाला जाता है जहाँ सोप वगैरह लगा होता है, तो वाटर से वो डर्ट को हाइड्रोफिलिक पार्ट, देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए डर्ट, आपने ये डर्ट है और इस डर्ट पे एक पार्ट ऐसे कलेक्ट हो गया, एक इस तरीके से, एक हाइड्रोफोबिक वो जो पानी से दूर भागे, हाइड्रोफिलिक जो पानी की तरफ भागे, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट कलेक्ट हो गया। अब जैसे ही आपने यहाँ पे वाटर का फ्लो किया, तो वाटर के फ्लो की वजह से क्या होगा, ये ऑलरेडी जो है ये सब के सब कैसे नेचर के थे, हाइड्रोफोबिक, तो ये दूर भागना चाहे पानी से। तो आपने जब पानी बार बार डाला तो उसने डर्ट को भी अपने साथ खींच के ले जाते। ये एक्चुअल प्रोसेस है हमारे पास डिटर्जेंट या किसी सोप का। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ पेज नंबर 2 as well as page number 3. Now we are starting the new topic, that is preparation of colloidal solution, या how can we prepare a colloidal solution। अब यहाँ हम लोग लियोफिलिक और लियोफोबिक दो तरह के सब्सटेंस को प्रिपेयर करेंगे। लियोफिलिक तो इजीली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, मतलब अगर आप किन्हीं दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करो तो वो बाय डिसॉल्विंग ही इजीली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत ही आपको वहां पर एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ हम लोग जो प्रिपरेशन सीखेंगे वो लियोफोबिक की सीखेंगे। तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस की जो प्रिपरेशन है
प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इसमें जो हमको मेनली पार्ट पढ़ना है वो लियोफोबिक को प्रिपेयर करने का पढ़ना है। सो प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे कैसे प्रिपेयर्ड किए जा सकते हैं, ध्यान से सुनना। पहला तो आप ये कह सकते हो कि इसके लिए हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं प्रिपेयर्ड करने के। एक डिस्पर्जन मेथड होता है और लियोफोबिक की बात चल रही है, याद रखना कि लियोफोबिक को हम लोग प्रिपेयर्ड करेंगे, क्योंकि लियोफिलिक तो इजीली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं दो सब्सटेंस को आपस में डिसॉल्व करने से। प्रॉब्लम आती है लियोफोबिक को प्रिपेयर्ड करने में। तो लियोफिलिक को हम लोग यहाँ कुछ नहीं समझ रहे हैं कि लियोफिलिक को कैसे प्रिपेयर्ड करना है, जैसे ग्लू, जेलेटिन ये सब बनते हैं, स्टार्च हो गए, ये इजीली दो सब्सटेंस को आपस में वाटर में ही मिलाने पर ये सब्सटेंस बन जाते हैं, ये लियोफिलिक नेचर के। बट लियोफोबिक को बनाने के लिए हमको, क्योंकि इनके पार्टिकल्स का जो डायमेंशन होता है वो लगभग अराउंड 10⁻³ एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, और इसमें जो है डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो है वो अट्रैक्शन नहीं होता। दैट इज वाई लियोफोबिक को हम लोग दो तरीके से प्रिपेयर करेंगे। एक जो रहेगा वो रहेगा डिस्पर्जन मेथड, और दूसरा रहेगा हमारे पास सेकेंड इज कंडेंसेशन मेथड। तो दो मेथड्स को हम लोग को स्टडी करना है। अब इसके भी अलग अलग पार्ट रहेंगे। पहले जैसे हम लोग डिस्पर्जन मेथड्स की बात करें, तो डिस्पर्जन मेथड में हम लोग अब इसका पहला पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं डिस्पर्जन का। डिस्पर्जन में भी पहला हम लोग जो देखने जा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो डिस्पर्जन। इसका पहला पार्ट अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड। और इसको इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज ब्रैडिक आर्क मेथड। तो ब्रैडिक आर्क मेथड या इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड क्या है, ध्यान से सुनो। इसमें हम क्या करते हैं कि एक बड़े से कंटेनर में, जैसे ये एक बड़ा सा कंटेनर हो गया, ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास मेटल, जैसे हमारे पास गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, इनका अगर हमको एक लियोफोबिक नेचर का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है तो उनको प्रिपेयर्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो मेन पर्पस इसका क्या है, इसको गोल्ड को आप कह सकते हो, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या प्लेटिनियम हो गया, तो इनको प्रिपेयर्ड करने के लिए, इनके कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड करने के लिए ये बढ़िया मेथड है। अब इसमें करना क्या होता, हम लोग एक कंटेनर के अंदर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े डाल देते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये सब बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से, ये सभी जगह ये बर्फ के टुकड़े हैं, ये सभी जगह आपने डाल दिए बर्फ के टुकड़े। और इन्हीं बर्फ के टुकड़ों पर हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर रख देते हैं, और उस कंटेनर के अंदर हमारे पास जो सब्सटेंस भरा होता है वो होता है वाटर एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके ऊपर ना मैं एक कंटेनर लगा दे रहा है, ये एक कंटेनर लाइक दिस, इस तरह से, और इस कंटेनर में आपने एक सब्सटेंस भर दिया, ये एक सब्सटेंस भरा हुआ है। इस सब्सटेंस के अंदर क्या क्या है, दैट इज वाटर एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है इसके अंदर। और बाहर से इसके चारों तरफ जो है बर्फ के टुकड़े पड़े हुए, यानी कि इस सब्सटेंस को वो कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे सपोज आपको गोल्ड हो गया, या हमारे पास प्लेटिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, इनके रॉड यूज किए जाते हैं इनका सॉल्यूशन बनाने में। तो आपने सपोज यहाँ पर गोल्ड, प्लेटिनियम या सिल्वर जो भी आपके पास अवेलेबल था, उनका मान लीजिए आपने दो प्लेटिनियम के ऐसे दो रॉड लगा दिए और इनको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के। मान लो एक को आपने पॉजिटिव से कर दिया, एक को आपने नेगेटिव से कर लिया। ये क्या है, बेसिकली ये हमारे पास दिस इज मेटल रॉड, ये मेटल रॉड है। और ये इसको बोलते हैं भाई कि यहाँ पर जो ये सिस्टम पड़ा हुआ है ये आइस है, और आइस बाथ दिया जा रहा है इस पूरे ऊपर सॉल्यूशन को, जिसमें वाटर पड़ा हुआ है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पड़ा है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लोग इनको स्पार्क कराते हैं। स्पार्क कराने से क्या होगा, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो इस सॉल्यूशन के अंदर गिरेंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है वो ठंडा है तो इसको स्टेबलाइज करेगा
और इसके अंदर मिक्स करके एक कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेगा। तो मैंने जितने ये पूरा स्टोरी बोला है, ये याद रखना कि यहाँ पर हम लोग इस मेथड को जब यूज कर रहे हैं तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम के लिए कर रहे हैं। और पूरा प्रोसीजर क्या कि एक कंटेनर के अंदर आइस डाल दिया और उसके ऊपर दूसरा कंटेनर रख दिया, फिर हम लोगों ने उसमें वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भर दिया, और गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनियम जो भी हमको चाहिए था, जिसका भी हमें कोलाइडल नेचर का सॉल्यूशन बनाना था, तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने उसकी 2 रॉड ली और वहां पर एक इलेक्ट्रिक आर्क, ये जो है इट इज इलेक्ट्रिक आर्क, दिस पार्ट इज इलेक्ट्रिक आर्क। तो ये इलेक्ट्रिक आर्क जो है, यहाँ पर जब स्पार्किंग की तो इस वजह से इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स चारों तरफ इसमें फैल गए, और जब ये पार्टिकल्स इसमें फैलने लगे तो वहीं पर ये सडन कूलिंग की वजह से ये स्टेबलाइज होकर के एक कोलोइडल सॉल्यूशन बना लिया। याद रखना कि अगर डिस्पर्जन मीडियम जो है वो ऑर्गेनिक कंसीडर किया जाए, तब इस मेथड को अपन यूज नहीं करेंगे। अगर डिस्पर्जन मीडियम जो है कोई ऑर्गेनिक लेना है, तब ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। आपने मतलब वाटर और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेना होगा, तब हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क मेथड यूज नहीं करते हैं। तो पहला तो ये मेथड हो गया इसका। दूसरा मेथड पे, बिफोर गोइंग टू सेकंड मेथड, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ताकि मैं आपको सेकंड मेथड बता दूं, दैट इज पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन भी डिस्पर्जन का ही पार्ट है। यानी डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन का मतलब होता है ब्रेकिंग, और कंडेंसेशन का मतलब यहाँ पर है एग्रीगेशन, जोड़ना। तो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने जैसे क्या किया, एक मेटल रॉड को ब्रेक किया और धीरे धीरे डिसॉल्व करते गए किसी दूसरे सब्सटेंस में। इसी तरह से पेप्टाइजेशन भी है प्रोसेस। पेप्टाइजेशन में क्या किया जाता है, इसमें भी एक बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग छोटे छोटे कोलॉइडल पार्टिकल के फॉर्म में तोड़ते हैं, और तोड़ने के लिए हमको कोई एक सब्सटेंस की नीड पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ताकि मैं पेप्टाइजेशन और बता दूं। Yes, sir. सेकंड मेथड इज पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन पेप्टाइजेशन में सिंपल सी बात है कि ये एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करने का मेथड है। और हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक सब्सटेंस लेके आते हैं जिसको बोला जाता है पेप्टाइजिंग एजेंट। जैसे सपोज यहाँ पर एक कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल है, लाइक दिस, इस तरह से कोई एक बड़ा सा मॉलिक्यूल था, और इस बड़े से मॉलिक्यूल को हमको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना था। ये भले ही मैंने ऐसा बना दिया एक मॉलिक्यूल, ठीक है, हमको इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना था। इसके ऊपर जैसे ये लेयर टाइप की बना दूं मैं ऐसे, ये कोई लेयर थी और इस पे छोटे छोटे इस तरीके से ये। तो अब इसको मुझे और पार्ट्स में ब्रेक करना है, एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है। तो आई यूज्ड अ पेप्टाइजिंग एजेंट जिसके थ्रू ये अपने आप को ब्रेक कर लिए अलग अलग पार्ट्स में, यानी कि ये एक से ज्यादा पार्ट में ब्रेक हो गए। ये मान लो इस तरह से 2-3 पार्ट्स में इस तरह से ये ब्रेक हो गए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का प्रोसेस है क्या बेसिकली? पेप्टाइजेशन में अपन क्या कर रहे हैं कि किसी सब्सटेंस के अंदर एक ऐसा दूसरा सब्सटेंस मिला दे रहे हैं जो उसको बड़े साइज से छोटे छोटे साइज में ब्रेक कर दे। उसी को हम लोग बोलेंगे, उसी मेथड को हम लोग बोलेंगे दिस इज पेप्टाइडेशन। सो ये तो आप डायग्राम तो बना ही लोगे, मैं थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में लिख भी देता हूँ। ये इस तरह से ये डायग्राम आप बना लेना, और थोड़ा अच्छे से बनाना डायग्राम। पेप्टाइजेशन, हाँ, तो पेप्टाइजेशन में आप ये लिख सकते हो कि बाय ब्रेकिंग ऑफ ब्रेकिंग of large molecule breaking of large molecule into breaking of large molecule into smaller molecule into smaller molecule
by using a suitable electrolyte, और इसमें ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट, called peptiding agent is called peptidation, so take the screenshot of this page also. In the next class हम लोग कंडेंसेशन और प्योरिफिकेशन समझेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन का, और प्योरिफिकेशन के बाद फिर हमारा नया पार्ट इनिशिएट होगा, दैट विल बी कैटलिस्ट। सर इसका और स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर